नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज 18। वक्त हो चला है अंतर्राष्ट्रीय 5 बड़ी खबर का। चलिए आपको फटाफट आज की 5 अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबर बताते हैं। पहली खबर पाकिस्तान से है। भारी कर्ज में डूबा पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अब हथियार बेचने की राह पर निकल पड़ा है। खबरों के मुताबिक इंडोनेशिया और पाकिस्तान एक बड़े रक्षा सौदे के करीब पहुंच गए हैं और इस सौदे में पाकिस्तान अपने F-17 लड़ाकू विमान और किलर ड्रोन इंडोनेशिया को बेचने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के अनुसार इंडोनेशिया रक्षा मंत्री ने हाल ही में इस्लामाबाद में पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख से मुलाकात की है और दोनों देशों के बीच बातचीत एडवांस स्टेज में है। आपको जानकारी दे दें कि रिपोर्ट ये दावा करता है कि इंडोनेशिया पाकिस्तान से 40 से अधिक F-17 लड़ाकू विमान खरीदने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा निगरानी और हमले करने में सक्षम किलर ड्रोन पर भी इस पैकेज का हिस्सा हो सकता है। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता ने भी पुष्टि की है कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। हालांकि अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इंडोनेशिया अपनी वायु सेना के पुराने हो चुके बेड़े में बदलाव करना चाहता है और यही वजह है कि वो पाकिस्तान की ओर देख रहा है। वही पाकिस्तान और चीन द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया F-17 एक सस्ता विकल्प माना जाता है। इसकी एक यूनिट की कीमत 25 से 30 मिलियन डॉलर के बीच है। जकार्ता केवल पाकिस्तान पर निर्भर नहीं है, उसने फ्रांस से 42 राफेल जेट और तुर्की से 48 कान फाइटर जेट्स का भी ऑर्डर दिया है। इस डील को लेकर रक्षा विशेषज्ञों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। आलोचकों का कहना है कि जिस फाइटर जेट को पाकिस्तान खुद भारत के सामने नहीं बचा पाया, उसे बेचना हास्यास्पद है, यानी कि हंसी का पात्र है। गौरतलब है कि मई 2025 में भारत के साथ एक सैन्य संघर्ष में पाकिस्तान ने अपने 6 से 9 फाइटर जेट्स गंवा दिए थे। विशेषज्ञों ने यह भी माना है कि हथियारों की बिक्री से होने वाली कमाई पाकिस्तान के पहाड़ जैसे कर्ज को उतारने के लिए नाकाफी होगी। पाकिस्तान केवल इंडोनेशिया ही नहीं बल्कि अन्य देशों को भी हथियार बेचने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने लीबियाई नेशनल आर्मी के साथ 4 अरब डॉलर का हथियार समझौता किया। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते सुधर रहे हैं। पाकिस्तान अब ढाका को भी F-17 और सुपर मुशक ट्रेनर जेट्स बेचने की फिराक में है और इसके अलावा सऊदी अरब और इराक के साथ भी बातचीत पाकिस्तान की जारी है। सूत्रों के अनुसार इंडोनेशिया रक्षा मंत्री ने हाल ही में इस्लामाबाद में पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख से मुलाकात की है और दोनों देशों के बीच बातचीत एडवांस स्टेज में है। आपको जानकारी दे दें कि रिपोर्ट ये दावा करता है कि इंडोनेशिया पाकिस्तान से 40 से अधिक F-17 लड़ाकू विमान खरीदने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा निगरानी और हमले करने में सक्षम किलर ड्रोन पर भी इस पैकेज का हिस्सा हो सकता है। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता ने भी पुष्टि की है कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। हालांकि अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इंडोनेशिया अपनी वायु सेना के पुराने हो चुके बेड़े में बदलाव करना चाहता है और यही वजह है कि वो पाकिस्तान की ओर देख रहा है। वही पाकिस्तान और चीन द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया F-17 एक सस्ता विकल्प माना जाता है। इसकी एक यूनिट की कीमत 25 से 30 मिलियन डॉलर के बीच है। जकार्ता केवल पाकिस्तान पर निर्भर नहीं है, उसने फ्रांस से 42 राफेल जेट और तुर्की से 48 कान फाइटर जेट्स का भी ऑर्डर दिया है। इस डील को लेकर रक्षा विशेषज्ञों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। आलोचकों का कहना है कि जिस फाइटर जेट को पाकिस्तान खुद भारत के सामने नहीं बचा पाया, उसे बेचना हास्यास्पद है, यानी कि हंसी का पात्र है। गौरतलब है कि मई 2025 में भारत के साथ एक सैन्य संघर्ष में पाकिस्तान ने अपने 6 से 9 फाइटर जेट्स गंवा दिए थे। विशेषज्ञों ने यह भी माना है कि हथियारों की बिक्री से होने वाली कमाई पाकिस्तान के पहाड़ जैसे कर्ज को उतारने के लिए नाकाफी होगी। पाकिस्तान केवल इंडोनेशिया ही नहीं बल्कि अन्य देशों को भी हथियार बेचने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने लीबियाई नेशनल आर्मी के साथ 4 अरब डॉलर का हथियार समझौता किया। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते सुधर रहे हैं
भारी कर्ज में डूबा पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अब हथियार बेचने की राह पर निकल पड़ा है। खबरों के मुताबिक इंडोनेशिया और पाकिस्तान एक बड़े रक्षा सौदे के करीब पहुंच गए हैं और इस सौदे में पाकिस्तान अपने J-F-17 लड़ाकू विमान और किलर ड्रोन इंडोनेशिया को बेचने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के अनुसार इंडोनेशिया रक्षा मंत्री ने हाल ही में इस्लामाबाद में पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख से मुलाकात की है और दोनों देशों के बीच बातचीत एडवांस स्टेज में है। आपको जानकारी दे दें कि रिपोर्ट ये दावा करता है कि इंडोनेशिया पाकिस्तान से 40 से अधिक J-F-17 लड़ाकू विमान खरीदने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा निगरानी और हमले करने में सक्षम किलर ड्रोन पर भी इस पैकेज का हिस्सा हो सकता है। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी पुष्टि की है कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। हालांकि अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इंडोनेशिया अपनी वायु सेना के पुराने हो चुके बेड़े में बदलाव करना चाहता है और यही वजह है कि वो पाकिस्तान की ओर देख रहा है। वही पाकिस्तान और चीन द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया J-F-17 एक सस्ता विकल्प माना जाता है। इसकी एक यूनिट की कीमत 25 से 30 मिलियन डॉलर के बीच है। जकार्ता केवल पाकिस्तान पर निर्भर नहीं है, उसने फ्रांस से 42 राफेल जेट और तुर्की से 48 कान फाइटर जेट्स का भी ऑर्डर दिया है। इस डील को लेकर रक्षा विशेषज्ञों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। आलोचकों का कहना है कि जिस फाइटर जेट को पाकिस्तान खुद भारत के सामने नहीं बचा पाया, उसे बेचना हास्यास्पद है, यानी कि हंसी का पात्र है। गौरतलब है कि मई 2025 में भारत के साथ एक सैन्य संघर्ष में पाकिस्तान ने अपने 6 से 9 फाइटर जेट्स गंवा दिए थे। विशेषज्ञों ने यह भी माना है कि हथियारों की बिक्री से होने वाली कमाई पाकिस्तान के पहाड़ जैसे कर्ज को उतारने के लिए नाकाफी होगी। पाकिस्तान केवल इंडोनेशिया ही नहीं बल्कि अन्य देशों को भी हथियार बेचने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने लीबियाई नेशनल आर्मी के साथ 4 अरब डॉलर का हथियार समझौता किया। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते सुधर रहे हैं। पाकिस्तान अब ढाका को भी J-F-17 और सुपर मुशक ट्रेनर जेट्स बेचने की फिराक में है और इसके अलावा सऊदी अरब और इराक के साथ भी बातचीत पाकिस्तान की जारी है। दूसरी खबर ईरान युद्ध से जुड़ी हुई है। ईरान की सड़कों पर पिछले कई दिनों से जारी उथल पुथल, खून खराबे और तनाव के बीच सोमवार को एक अलग ही नजारा देखने को मिला। एक तरफ जहां पश्चिम मीडिया ईरान में गृह युद्ध जैसे हालात का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तेहरान के इनकलाब स्क्वायर में उमड़े जनसैलाब ने दुनिया को एक अलग तस्वीरें दिखाई है। अपने समर्थकों के इस विशाल हुजूम को देखकर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिका और पश्चिमी ताकतों को सीधी चुनौती दे दी है। खामेनेई ने हुंकार भरते हुए साफ कर दिया है कि दुश्मनों का एजेंडा फेल हो गया है और अमेरिका एक बार फिर से ईरान को समझने में भारी भूल कर रहा है। दरअसल अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि वाशिंगटन अपनी पुरानी गलतियों से सीख नहीं ले रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि अमेरिका के पिछले मंसूबे भी इसलिए नाकाम हुए क्योंकि उनकी योजनाएं कमजोर थी और आज भी वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खामेनेई ने लिखा कि हमारे दुश्मन ईरान को जानते नहीं हैं। अतीत में अमेरिकी अपनी खराब योजना के कारण विफल रहा और आज भी उनके गुमराह करने वाले पैंतरे उन्हें विफलता की ओर ले जाएंगे। खामेनेई का ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान पिछले कई वर्षों से सबसे गंभीर विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रहा है। महंगाई और आर्थिक तंगी से शुरू हुए ये प्रदर्शन अब सीधे तौर पर सत्ता परिवर्तन की मांग बदल चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए कार्यकाल और उनके द्वारा बढ़ाए गए दबाव के बीच खामेनेई का ये बयान न केवल अपने समर्थकों का मनोबल बढ़ाने वाला है बल्कि वाशिंगटन के लिए एक सीधा संकेत भी है। पश्चिमी मानवाधिकार समूह द्वारा जारी किए जा रहे मौतों के आंकड़ों के बीच ईरानी सरकार ने सोमवार को अपना शक्ति प्रदर्शन किया। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर और देश के अन्य प्रमुख शहरों में हजारों की संख्या में सरकार के समर्थक सड़कों पर उतरे। इसे केवल एक रैली नहीं बल्कि विदेशी ताकतों द्वारा प्रायोजित दंगों के खिलाफ एक जनमत संग्रह के रूप में पेश किया गया।
ईरानी मीडिया ने इन रैलियों की फुटेज को प्रमुखता से प्रसारित किया, यानी कि दिखाया। फुटेज में हजारों लोग ईरानी झंडे लहराते हुए, अमेरिका विरोधी नारे लगाते हुए और सुप्रीम लीडर के समर्थन में तख्तियां लिए दिखाई दिए और इस दौरान भीड़ का उत्साह देखते ही बनता था। ये रैलियां उन सुरक्षा कर्मियों के अंतिम संस्कार के दौरान और भी भावुक हो गई जो पिछले कुछ दिनों में हुए हिंसक प्रदर्शनों के दौरान मारे गए थे। समर्थकों ने इन सुरक्षा कर्मियों को शहीद का दर्जा दिया और कसम खाई कि वो देश को विदेशी साजिशों का शिकार नहीं बनने देंगे। अधिकारियों ने इन रैलियों को दंगाइयों के खिलाफ जनता का स्वाभाविक आक्रोश बताया। उनका कहना है कि जो लोग सड़कों पर हिंसा कर रहे हैं वो आम ईरानी नहीं बल्कि विदेशी शक्तियों के हाथों की कठपुतली हैं। भले ही खामेनेई और उनके समर्थक इसे विदेशी साजिश बता रहे हो, लेकिन जमीनी हकीकत काफी पेचीदा और दर्दनाक है। ये विरोध प्रदर्शन 28 दिसंबर को बढ़ती कीमतों और आर्थिक बदहाली को लेकर शुरू हुए थे, लेकिन देखते ही देखते ये पूरे देश में फैल गए और अब प्रदर्शनकारियों की मांगे आर्थिक सुधारों से आगे बढ़कर सीधे तानाशाह की समाप्ति तक जा पहुंची है। ईरान के बाहर स्थित मानवाधिकार समूहों का दावा है कि सरकार ने इन प्रदर्शनों को कुचलने के लिए बेहद सख्त और हिंसक तरीका अपनाया है। इंटरनेट शटडाउन के कारण देश के भीतर से सही जानकारी का बाहर आना मुश्किल हो गया है। अमेरिका स्थित मानवाधिकार समूह HRANA ने अपने रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े भी पेश किए हैं। समूह का दावा है कि उन्होंने 490 प्रदर्शनकारी का और 48 सुरक्षा कर्मियों की मौत की पुष्टि उन्होंने की है। इतना ही नहीं, जब से ये प्रदर्शन शुरू हुआ है तब से अब तक 10,600 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये आंकड़े बताते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है और दोनों पक्षों के बीच खाई कितनी गहरी हो चुकी है। खामेनेई की चेतावनी के पीछे गहरी जियोपॉलिटिक्स छिपी हुई है और अपनी हालिया टिप्पणियों में खामेनेई ने लगातार ईरान की स्थिति की तुलना वेनेजुएला से करने की कोशिश की है। उनका तर्क है कि अमेरिका जिस तरह लैटिन अमेरिकी देशों में तख्तापलट की कोशिश करता है, वही फार्मूला वो ईरान में भी अपनाना चाहता है। पिछले हफ्ते एक्स पर अपनी टिप्पणी में उन्होंने वाशिंगटन पर आरोप लगाया था कि वो तेल के लिए वेनेजुएला की घेराबंदी कर रहा है। खामेनेई ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान का हर्ष वेनेजुएला जैसा नहीं होगा और हम झुकेंगे नहीं। वही तीसरी खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने वीजा नियमों को लगातार सख्त कर रहा है। वीजा नियमों में अब तक की सबसे बड़ी और सबसे सख्त कार्रवाई की गई है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने जानकारी दी है कि साल 2025 में रिकॉर्ड लोगों का वीजा रद्द कर दिया गया है। दरअसल बीते साल 1 लाख से अधिक विदेशियों के वीजा रद्द कर दिया गया है और इस फैसले ने न केवल अमेरिका में रह रहे प्रवासियों के बीच अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया है, बल्कि पूरी दुनिया में लगातार इस विषय पर चर्चा हो रही है। आंकड़ों की माने तो ये कार्रवाई पिछले साल के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है, क्योंकि 2024 में जहां लगभग 40,000 वीजा रद्द किए गए थे, वहीं 2025 में ये आंकड़ा बढ़कर 1 लाख के पार पहुंच गई है। यह अमेरिका के इतिहास में वीजा रद्दी का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। आपको ये जानकारी दे दें कि स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा जारी जानकारी के अनुसार वीजा रद्द होने वाले में सबसे बड़ी संख्या उन बिजनेस और टूरिस्ट यात्रियों की है जो अपनी तय समय सीमा खत्म होने के बाद भी अवैध रूप से अमेरिका में टिके हुए थे। लेकिन प्रशासन की सबसे कड़ी गाज आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों पर गिरी है। अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट ने जानकारी देते हुए लिखा है कि अब तक 1 लाख से ज्यादा वीजा रद्द कर दिए गए हैं। इसमें करीब 8,000 स्टूडेंट्स वीजा हैं और 2,500 स्पेशल वीजा है। विभाग के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि जिन छात्रों और कामगारों पर यह कार्रवाई हुई है, उनमें से अधिकांश का अमेरिकी पुलिस या कानून परिवर्तन एजेंसियों से किसी न किसी आपराधिक मामले में सामना हुआ था। हम अमेरिका को सुरक्षित रखने के लिए इन गुंडों को डिपोर्ट करना जारी रखेंगे। विशेष कार्य वीजा धारकों के मामले में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। करीब 50% मामलों में वीजा रद्द होने का कारण ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस यानी कि शराब पीकर गाड़ी चलाना था। इसके अलावा अन्य मामले भी हैं, जैसे कि मारपीट और चोरी, नशीले पदार्थ यानी कि ड्रग्स की तस्करी और सेवन, धोखाधड़ी और वित्तीय अपराध, बच्चों से जुड़े अपराध के अलावा करीब 500 छात्रों के वीजा ड्रग्स बेचने के मामले में रद्द किए गए हैं।
अमेरिकी सरकार ने साफ कर दिया है कि ये सख्ती देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि वो इन अपराधियों को उनके मूल देश वापस भेजने की प्रक्रिया जारी रखेंगे ताकि अमेरिका को सुरक्षित रखा जा सके। सरकार ने ये भी चेतावनी दी है कि कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी विदेशी नागरिक के खिलाफ ये कार्रवाई भविष्य में इसी तरीके से जारी रहेगी। और अब बात चौथी खबर की करेंगे, जहां पर अमेरिका के टैरिफ से जुड़ा पूरा मामला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ बम फोड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान के साथ कारोबार करने वालों मुल्कों पर 25% टैरिफ लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा है कि जो देश ईरान के साथ बिजनेस करते हैं उन पर नया 25% टैरिफ लगेगा। और इस घोषणा का मतलब है कि चीन से सामान इंपोर्ट करना काफी महंगा हो जाएगा, जो ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को तोड़ने के लिए यह फैसला लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल मीडिया पर लिखा कि तुरंत लागू। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ बिजनेस करने वाला कोई भी देश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ किए जाने वाले किसी भी और भी बिजनेस पर 25% का टैरिफ देना होगा। उन्होंने आगे कहा कि ये ऑर्डर आखिरी और पक्का है। आपको जानकारी दे दें कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका पर डायरेक्ट हमले की धमकी दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका पर हमले का विकल्प पूरी तरीके से खुला है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान के ट्रेड पार्टनर्स पर अमेरिका 25% टैरिफ इसलिए लगा रहा है क्योंकि वो तेहरान पर उनके हिंसक प्रोटेस्ट पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाना चाहते हैं। ईरान में हो रहे प्रदर्शन में सैकड़ों लोग मारे गए और अमेरिकी प्रेसिडेंट ने बार बार तेहरान को मिलिट्री एक्शन की धमकी दी है। बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर उनके एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला कि इस्लामिक रिपब्लिक सरकार विरोधी प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ जानलेवा ताकतों का इस्तेमाल कर रहा है तो अमेरिका हमला करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये नहीं बताया है कि ये 25% टैरिफ कैसे लागू किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी नहीं बताया है कि ईरान के साथ बिजनेस करना किसे माना जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान तो कर दिया है, मगर ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आखिर ये एक्स्ट्रा टैरिफ कैसे काम कर सकते हैं, किन देशों को टारगेट किया जाएगा और क्या सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि सर्विसेज पर भी ये ज्यादा ड्यूटी लगेगी। बहरहाल ट्रंप का ये ऐलान ऐसे समय में आया है जब उन्होंने ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को कथित तौर पर बचाने के लिए अमेरिकी मिलिट्री दखल की बात कही। ईरान में फोन और इंटरनेट कनेक्शन बंद है, इससे ईरान के लोग बाहरी दुनिया से अलग थलग हैं। नए टैरिफ का मतलब है कि चीन से आने वाले सामान पर कम से कम 45% टैरिफ रेट लग सकता है। कारण कि पहले से ही ये 20% है, मतलब पहले का 20 और अभी का 25%। चीन कस्टम डेटा के मुताबिक 2025 के पहले 11 महीने में चीन ने ईरान को 6.2 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया है। 2.85 बिलियन का इंपोर्ट किया गया। ये तेल की खरीद का हिसाब लेने से पहले की बात है, जिसे चीन पब्लिक में नहीं बताता है। पिछले साल अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर ने ग्लोबल मार्केट को हिलाकर रख दिया था, जब ट्रंप ने चीनी सामान पर टैरिफ बढ़ाकर पिछले साल 145% कर दिया था। मौजूदा टैरिफ रेट लंबी बातचीत के बाद तय हुआ था। चीन के अलावा भारत, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की को ईरान का बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस गर्मी में भारत में आने वाले सामान पर ड्यूटी दोगुनी करने का काम कम से कम 50% टैरिफ कर दिया है, ताकि रूसी तेल खरीदने वाले देश को सजा दी जा सके। उन्होंने रूसी तेल खरीदने वाले दूसरे देशों पर भी ऐसे ही टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जिसमें चीन भी शामिल है, जो इसका सबसे बड़ा कस्टमर है। और पांचवी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका को महान बनाने की जिद ने पूरी दुनिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। वो फर्स्ट अमेरिका के नाम पर पहले सिर्फ अपने विरोधियों से लड़ते थे, लेकिन अब अपने वो सहयोगियों को भी आंखें दिखाने लगे हैं। ग्रीनलैंड को लेकर जिस तरीके के तेवर अमेरिका दिखा रहा है, वो एक ऐतिहासिक सहयोग को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं न कहीं 77 साल पुराने सुरक्षा का वादा खत्म हो जाएगा। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की बयानबाजी के बाद यूरोपीय देश सतर्क हो गए हैं और उन्होंने ये तय कर लिया है कि ये मनमानी वो नहीं होने देंगे। छोटी सी जनसंख्या वाले डेनमार्क के बल पर ग्रीनलैंड की सुरक्षा नहीं हो सकती है। ऐसे में उनके साथ वही नाटो गठबंधन खड़ा है।
छोटी सी जनसंख्या वाले डेनमार्क के बल पर ग्रीनलैंड की सुरक्षा नहीं हो सकती है। ऐसे में उनके साथ वही नाटो गठबंधन खड़ा है जिसका हिस्सा अमेरिका भी है। जब खुद अमेरिका ही नाटो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए तो भला क्या किया जाए। इसका समाधान देते हुए जर्मनी एक नाटो मिशन की तैयारी में जुटा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय देशों का एक ग्रुप ग्रीनलैंड को सुरक्षित बनाने के लिए सैन्य ताकतें वहां पर तैनात करने पर चर्चा कर रहा है। जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम इस प्लान की अगुवाई कर रहे हैं। उनके इस प्लान का उद्देश्य यूरोप और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और आर्कटिक इलाकों की सुरक्षा करना है। वो डोनाल्ड ट्रंप को ये कड़ा मैसेज देना चाहते हैं कि ग्रीनलैंड अकेला नहीं है। जर्मनी आर्कटिक क्षेत्र में सुरक्षा और निगरानी के लिए एक संयुक्त नाटो मिशन शुरू करने का प्रस्ताव देने की तैयारी में है।